हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और इंग्लिश ऑनर्स के पेपर के लिए। बैचलर ऑफ आर्ट्स पीएचडी का पेपर है, ऑनर्स का नहीं है। ठीक है, समर एग्जामिनेशन होने वाला है। ये जून 2024 का पेपर है। लास्ट सेशन का जो हुआ था ना उस वही है। तो पेपर का नाम है आपका BEGS 183 राइटिंग एंड स्टडी स्किल्स। इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। टॉपिक नहीं, पूरा पेपर ही है। ठीक है, बेसिकली तो राइटिंग और स्टडी स्किल्स। तो थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन फटाफट बता देती हूँ। 2 घंटे का पेपर होगा, 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर होने वाला है, बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है। अच्छा, इस पेपर में मेनली जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, या ये पेपर किस चीज़ के बारे में जो फोकस करता है, वो है आपका एक तो राइटिंग के बारे में। ठीक है, राइटिंग स्किल्स के बारे में। और दूसरा होता है आपका स्टडी। ठीक है। तो राइटिंग क्या होता है? राइटिंग स्किल्स, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, राइटिंग और स्टडी स्किल्स। तो राइटिंग क्या होता है? राइटिंग एक, आप ऐसे बोल सकते हो कि जब हम अपने भाव, अपने विचार, अपनी कल्पनाएं शब्दों के द्वारा जब हम अच्छी तरह से व्यक्त कर पाते हैं या किसी को समझा पाते हैं लिख कर, है ना, लिख कर, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? राइटिंग स्किल। मतलब अपने भावों को अच्छी तरह से जब हम बता पाते हैं, अपने विचारों को राइटिंग वे में जब हम एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो वो हमारी हो जाती है राइटिंग स्किल। ठीक है। फिर दूसरा आता है स्टडी। स्टडी स्किल्स क्या होती है? स्टडी स्किल्स का मतलब होता है कि जब आप कुछ पढ़ना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल आप ये वाला एग्ज़ाम ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, BEGS पढ़ना चाह रहे हो, तो इसके बारे में आप कैसे करोगे? मतलब आप एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करोगे? या जो आपने पढ़ा है, जो भी आपने अच्छी चीज़ें जो भी पढ़ी हैं दुनिया में अभी तक, जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं, वो इन्फॉर्मेशन आप कैसे गेन करते हो? स्टडी के ज़रिए ही करते हो ना। जब आप पढ़ते हो तभी तो सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती है ना। फॉर एग्जांपल अब आपको जो आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, आपको डेट शीट कैसे चाहिए? आपको डेट शीट कैसे पता चलेगी? डेट शीट के लिए आप इग्नू की वेबसाइट पे जाओगे ना। जब वहाँ जाओगे, वहाँ स्टडी करोगे कि कब तुम्हारा कौन सा पेपर है, कौन सी डेट को हो रहा है। तो ये स्टडी तो हुआ ना, स्टडी ही तो करते हैं ना। स्टडी करके ही नॉलेज गेन करना, उसको बोलते हैं स्टडी स्किल्स। ठीक है। तो बेसिकली ये पेपर राइटिंग स्किल पे जो है फोकस देने वाला है, या जोर रहेगा इसका, और स्टडी स्किल्स पर। ठीक है। तो ये हम आज इस पेपर में करेंगे। अच्छा, इसमें आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे देती हूँ। इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है, 100 वर्ड्स में लिखने हैं आपने, कोई 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 5-5 नंबर के हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट, हमेशा आता ही रहता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सिंथेसाइजिंग? हाउ डज सिंथेसाइजिंग बिकम एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन द राइटिंग प्रोसेस? पहले तो आपको ये बताना है कि सिंथेसाइजिंग होता क्या है। ठीक है, इस टर्म को बताना है। दूसरा, ये हाफ क्वेश्चन हो गया। हाँ, आधे क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाउ डज सिंथेसाइजिंग बिकम एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन राइटिंग प्रोसेस, कि राइटिंग प्रोसेस में जो भी राइटिंग प्रोसेस होता है उसमें सिंथेसाइजिंग कैसे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बताना है आपने। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिख दी है आप लोगों के लिए। तो सिंथेसाइजिंग का मतलब होता है कि रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ and perspective from multiple sources of form a unified and cost understanding of a point। ठीक है। तो सबसे पहले तो ना आपको ये पता होना चाहिए कि सिंथेसाइजिंग होता क्या है। सिंथेसाइजिंग भी एक होती है आपकी ना, राइटिंग स्किल होती है। राइटिंग स्किल कैसे होती है सिंथेसाइजिंग? कि जैसे कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो टुकड़ों में कहीं कहीं पर बिखरी हुई है ना, या आपको किसी चीज़ के बारे में कोई नॉलेज चाहिए, वो थोड़ी सी आपको गूगल पे मिलेगी, कुछ आपको इंपॉर्टेंट बुक्स में मिलेगी, कुछ आपको ChatGPT पे मिलेगी, कुछ आपको हो सकता है टेलीग्राम पे मिल जाए। तो ये जो होती है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं अलग अलग बिखरी हुई हैं। तो आप जब इनको कलेक्ट करोगे ना, कंबाइन करोगे, कंबाइनिंग इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करोगे ना, ये आइडियाज़ को, इन्फॉर्मेशन क्या होती है? आइडियाज़ ही होते हैं ना। और फिर जो इनको कंबाइन करेंगे ना, तब उसी को बोलते हैं सिंथेसाइज करना। मतलब इन्फॉर्मेशंस को इकट्ठा करके उसको एक मर्ज कर देना, एक अपना एक थीसिस, एक पॉइंट ऑफ व्यू बना देना इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ये ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं ये वीडियो ही बना रही हूँ। ठीक है। इस वीडियो को बनाने के लिए अब सारी चीज़ें सबको नहीं पता होती हैं। ठीक है। तो ये वीडियो बनाने के लिए मैंने गूगल का भी सहारा लिया है, मैंने तुम्हारे जो इग्नू की बुक्स हैं वो भी ली हैं, मैंने जो हेल्प बुक्स ली हैं वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन ली है तुम्हें पढ़ाने के लिए। और
अपनी भी तो अपना भी तो पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं ना हम लोग। तो ये सारी चीज़ें मिला के क्या बन गया, एक सिंथेसाइज कर दिया मैंने इन्फॉर्मेशंस को, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को सिंथेसाइजिंग कर देना। अब इसमें आगे पढ़ेंगे कि इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग। एनालाइजिंग क्या, जो इन्फॉर्मेशन है उसको एनालाइज करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है, और वेरियस स्पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन टू क्रिएट न्यूज़ इनसाइट्स। और जो कहने का मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशंस, जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो जगह जगह पर पड़ी हुई है या रखी हुई है, उसको जब हम सिंथेसाइज करते हैं, इकट्ठा करते हैं एक जगह पर, तो उसको बंदा वो बियॉन्ड समराइजिंग, वो समराइज तो हो जाती है, बट उस इन चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट तो कर ही लेते हैं हम, उसको एनालाइज भी कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग भी कर लेते हैं वेरियस स्पीसीज को। बट इन चीज़ों से ऊपर जब इन ये सारे काम करने के बाद उस चीज़ को समराइज से ऊपर जब चले जाते हैं, तो बियॉन्ड समराइजिंग वो कहलाता है सिंथेसाइजिंग। फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ। फॉर एग्जांपल, हमें एग्ज़ाम का जैसे एक एग्जांपल देती हूँ आपको। अब आप सोचोगे कि एग्जांपल के बारे में, जो एग्ज़ाम्स के बारे में क्या रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम के बारे में जो रिसोर्सेज हम यूज़ करेंगे वो क्या होंगे कि डिफरेंट रिसोर्सेज यूज़ करेंगे ना आप एग्ज़ाम के बारे में। पहले तो आप देखेंगे कि डेट शीट कब आएगी, ठीक है, डेट शीट कब आएगी, आपका एग्ज़ाम कौन सी डेट को हो रहा है, ठीक है, हिंदी का कौन सी डेट को हो रहा है, ठीक है। और जो आप पर्टिकुलर जो भी कुछ भी आप पढ़ने वाले हो, किसी कोई भी पेपर पढ़ने वाले हो, तो उसका मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा, ठीक है। मटेरियल मिलेगा आपकी बुक से मिलेगा, या फिर गूगल से मिलेगा, ठीक है, या फिर एआई से लेंगे आप। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये हो गई इन्फॉर्मेशन जो पीसीस में बिखरी हुई है। और जब आप इन सब चीज़ों को, इन सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे ना, तब वो चीज़ बन जाएगी आपकी सिंथेसाइज कर देना, उन चीज़ों को ना इकट्ठा करके एक संपूर्ण बोल सकते हैं कि आप एक संपूर्ण कलेक्टिव वे में इन्फॉर्मेशंस को एक प्रोसेस बना देना उस चीज़ का ना। तो इसको हम बोलेंगे सिंथेसाइजिंग करना। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से ये एग्जांपल मैंने दिया, और जिस तरह से मैंने बताया कि किस तरह से मैं ये पेपर तैयार करती हूँ आप लोगों के लिए, आंसर्स कलेक्ट करती हूँ कहाँ कहाँ से रिसोर्सेज इकट्ठा करके, तो उसी को ही तो हम सिंथेसाइज बोलेंगे ना, कि इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करना, ठीक है, और उसको देन यू यूज़ इट इन अ राइटिंग फॉर्म और इन अ स्टडी फॉर्म, ठीक है। चलो फिर आता है आपका नेक्स्ट, हमारा पार्ट होता है कि हाउ डज सिंथेसाइजिंग बिकम एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन द राइटिंग प्रोसेस, ठीक है। अभी तक हम हाफ कर चुके हैं। तो हाउ डज सिंथेसाइजिंग, सिंथेसाइज करना इन्फॉर्मेशंस को, वो राइटिंग प्रोसेस में कैसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है, या क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट बनेगा प्रमोट डीपर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये होता है कि जैसे बाय इंटीग्रेटिंग इन्फॉर्मेशंस फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज लाइक राइटर्स डेवलप अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। कहने का मतलब ये है कि अब मान लो जैसे मैं ये पेपर जैसे प्रिपेयर करती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है, कुछ गूगल से इन्फॉर्मेशन ली, कुछ इग्नू बुक से ली, कुछ जो ई ज्ञान कोश है वहाँ से लिया। तो इस तरह से जो सारी इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करके जो मैं तुम तक पहुँचा रही हूँ ना, इससे क्या होता है कि तुम्हारी ना डीपर अंडरस्टैंडिंग बनती है, तुम उस चीज़ को ना और डीपली समझ पाते हो। अब या तो मैं एक रटाया सा आंसर आपको बना के दे दूँ, तो वो तुम लोग रट लोगे, पेपर में भी लिख के आ जाओगे, लेकिन तुम उससे ना कुछ गेन नहीं कर पाओगे, ठीक है, उससे कुछ मिलेगा नहीं आपको। बट जब ये सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन से लेके कुछ एक नया टॉपिक बनाते हो ना डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो वो उसकी फिर बात ही अलग होती है। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को तो बूस्ट करता ही है, और आपको एक नए तरीके से सोचने पर भी दिमाग को ना मतलब एक अलग ही काम में लगा देता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट हो गया कि प्रमोट डीपर अंडरस्टैंडिंग। दूसरा हो जाएगा पॉइंट, हम यहाँ पर लिखेंगे सपोर्ट क्रिटिकल एनालिसिस, ठीक है, सपोर्ट क्रिटिकल एनालिसिस। अब इसमें क्या होता है, अब क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब क्या हुआ, जब हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं ना, क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। क्रिटिकली एनालाइज का मतलब क्या हुआ, अभी जैसे मैंने तुम्हें एग्ज़ाम का एग्जांपल दिया था एग्ज़ाम्स का, कि आप एग्ज़ाम्स के लिए अलग अलग रिसोर्सेज से इन्फॉर्मेशन उठाते हो कि कहाँ से आपको डेट शीट मिलेगी, कहाँ से आपको मटेरियल मिलेगा, कहाँ से बुक्स मिलेंगी, ठीक है ना, और कैसे पता चलेगा कि कौन सी डेट को कौन सा पेपर हो रहा है तुम्हारा। तो ये जो इन्फॉर्मेशंस होती है ना, इसमें से तुम ये भी तो देखोगे ना कि कौन सा
या फिर ये सोच सकते हो कि भाई जिस पेपर की तुम्हें अच्छे से तैयारी आती है वो तुम करोगे, या जिसके नहीं आती है उसके लिए थोड़ा सा ये सोचोगे ना कि मुझे नहीं आती है तैयारी, या मेरे को मैंने नहीं पढ़ा इस बारे में। आप उस चीज़ को क्रिटिकली सोचोगे ना, तो उसमें क्या होता है कि आप ये भी सोचोगे कि मुझे अभी इस पेपर की मेरी तैयारी नहीं हुई है, तो मैं उसको नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सेशन में दे सकता हूँ। तो ये क्रिटिकली सोचना हो गया। लेकिन इस पॉइंट को अगर आप, ये थोड़ा सा सॉफ्ट पॉइंट हो गया, बट अगर मान लो आप एजुकेशन के बारे में सोचें, एजुकेशन सिस्टम के बारे में, या फिर सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में सोचें। अगर आप मान लो एडमिशन के टाइम में आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, ठीक है, उसके भी डिफरेंट सोर्सेज हो जाएंगे। आप ये सोचोगे कि भाई ये सब्जेक्ट की क्या वैल्यू है, आगे क्या जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले टीचर अवेलेबल हैं या नहीं, सब्जेक्ट के लिए जो बुक्स अवेलेबल हैं या नहीं। तो ये डिफरेंट इन्फॉर्मेशन तुम लोगे ना, अलग अलग रिसोर्सेज से मिलेंगे आपको। उसके बाद तुम ये भी सोचोगे कि क्या ये जो सब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया है, क्या मुझे ये पढ़ना चाहिए, या क्या ज़रूरी है, या मैं क्यों पढ़ूँ ये सारी चीज़ें। ये भी तो हो सकता है ना। हो सकता है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए तुम्हारी फैमिली प्रेशर करे कि भाई ये वाला सब्जेक्ट ले लो, इसमें जॉब अच्छी है, या बाकी फ्रेंड भी तुम्हारे इसी सब्जेक्ट के साथ जा रहे हैं, तो वो ठीक है वहाँ तक। बट तुम जब क्रिटिकली सोचोगे ना कि जब मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है उस सब्जेक्ट के बारे में, तो मैं क्यों सोचूं, मैं क्यों पढूं, मेरा इंटरेस्ट जहाँ पर है मैं उस चीज़ के बारे में सोचूंगा, उस सब्जेक्ट को मैं पढ़ना चाहूँगा या पढ़ना चाहूँगी। तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, कि चीज़ों को जिस तरह से तुम्हारे सामने आ रही हैं उनको उसी रूप में एक्सेप्ट ना करके, उनको क्रिटिकली एनालाइज करके फिर उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना। ठीक है, तो ये जो थिंकिंग होती है ना, ये सपोर्ट करती है क्रिटिकल एनालिसिस को। समझ में आ गया यहाँ तक? अब यहाँ पर इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथन आर्ग्यूमेंट्स। अब जैसे कि मान लो आपने अपनी राइटिंग को अच्छे से सिंथेसाइज किया है, ठीक है, उसमें आपने लॉजिकली भी उसको सिंथेसाइज किया है, कोहेसिवली भी सिंथेसाइज किया है आपने, ठीक है। तो इससे होता क्या है, इससे आपकी जो आर्ग्यूमेंट्स की जो कैपेबिलिटी होती है ना, वो बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? अब मान लो आप जैसे कि आपके कॉलेज में जो डिबेट्स होती हैं, है ना, जो कॉलेज फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें मान लो आपको आर्ग्यूमेंट के लिए बुलाया जाता है किसी टॉपिक पर। आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, जैसे जो लिटरेचर के कुछ प्रोग्राम होते हैं, या कुछ एजुकेशन वाले होते हैं, या फिर कुछ बच्चों को बिठाकर एक पार्लियामेंट टाइप ऑफ बना लिया जाता है, वहाँ पे आर्ग्यूमेंट किए जाते हैं। तो आप आर्ग्यूमेंट कैसे करोगे, कब करोगे? आप तभी कर पाओगे जब आप अपने पॉइंट्स के बारे में क्लियर हैं। ऐसे ही होता है ना। अब जैसे जो न्यूज़, कई बार हम जैसे न्यूज़ में देखते हैं, न्यूज़ में क्या होता है कि जब कुछ आर्ग्यूमेंट चल रही होती है किसी टॉपिक पर, तो काफ़ी सारे लोग बैठे रहते हैं वहाँ पर न्यूज़ रूम में, है ना। तो वो अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। वो ऐसा नहीं होता है कि वो किसी भी टॉपिक पर ऐसे ब्ला 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 बोलना शुरू कर दिया। वो अपने अपने टॉपिक लेके आते हैं कि मुझे इस टॉपिक पर ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है। तो उसी को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट करना। जब हम अपने पॉइंट्स के बारे में क्लियर होते हैं तभी हम आर्ग्यूमेंट कर पाते हैं, अदरवाइज हम फंस जाएंगे, हम बोल ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जो सिंथेसाइज होता है ना, चीज़ों को सिंथेसाइज करना है, इन्फॉर्मेशन को, वो आपको जो आर्ग्यूमेंट की पावर होती है ना, जो आर्ग्यूमेंट्स करने की जो कैपेबिलिटी होती है, उसको और भी ज़्यादा सिंथेसाइज करता है, स्ट्रेंथ करता है। ठीक है, मतलब उसको मजबूती देता है। इसका मतलब होता है कि जब हमें किसी चीज़ की ओरिजिनलिटी, असलियत, ठीक है, ओरिजिनलिटी को देखना होता है, तब वहाँ पर सिंथेसाइजिंग काम आता है। कैसे काम आता है? अब मान लो मैं आपको एग्जांपल दूँ कि जो स्टेट्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, उनमें जो गर्ल्स की जो संख्या है, जो किड्स होते हैं ना, उनकी संख्या कम है। कैसे कम है? अगर मैं आपको विदाउट फैक्ट अगर ये बात बताऊंगी तो आप उस पर यकीन नहीं करोगे, है ना। लेकिन अगर मैं आपको फैक्ट्स दे दूंगी कि हाँ, जो गर्ल्स की जो पॉपुलेशन है वो बॉयज़ से कम है, तो आप उस चीज़ को मान लोगे, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया? वो ओरिजिनलिटी हो गया, फैक्ट्स की ओरिजिनलिटी, कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो ओरिजिनल है और उसको चेक किया गया है। तो इन्फॉर्मेशंस को कैसे चेक करना है, उनकी ओरिजिनलिटी को कैसे पता करना है, ये चीज़ें भी सिंथेसाइजिंग उस चीज़ को एनहेंस करती है, ठीक है। या फिर मैं ये बोल दूँ कि कोई भी ऐसा कोई छोटा मोटा फैक्ट बता दूँ कि वहाँ पर जो है किसी स्टेट के बारे में बता दूँ कि जैसे राजस्थान में जो है वो लड़कियों की जो संख्या है फीमेल्स की, वो बॉयज़ के मुकाबले कम है। तो आपको ये लगेगा कि मैम को तो कुछ ज़्यादा ही पता है। तो देखो, ऐसा नहीं है, मुझे पता नहीं है, बल्कि मैंने इन्फॉर्मेशंस जो है वो कलेक्ट करी है। कहाँ से कलेक्ट करी है? गूगल से या AI से। ऐसे ही तो होता है ना। तो यही तो फैक्ट्स होते हैं ना जिनकी हम ओरिजिनलिटी हम चेक कर पाते हैं। तो ये उस
कैपेबिलिटी को एनहेंस करता है, बढ़ाता है कि आप जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने सिर्फ ऐसे ही जो सामने आ रही है उसको आप उसी फॉर्म में एक्सेप्ट ना करके उसकी ओरिजिनलिटी को भी जानो। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है कि व्हाट्सएप पे कुछ ऐसे ही फेक न्यूज़ आ जाती हैं अपनी कंट्री के बारे में या फिर आर्मी के बारे में या एजुकेशन के बारे में, कुछ भी होता है तो हमें ना एकदम से खून खोल जाता है ना। लेकिन आप एकदम से उस चीज़ को उसी रूप में उसी फॉर्म में एक्सेप्ट करने के बजाय ना उसकी ओरिजिनलिटी को जानो, उसके पीछे जानो, उसकी डीप एनालाइज करो कि क्या ये जो न्यूज़ आई है ये सच में सही भी है या नहीं है ना। हम लोग क्या करते हैं या बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे नहीं मतलब लोग क्या करते हैं कि जो उनके सामने इन्फॉर्मेशन आई, जैसे व्हाट्सएप पे आ गई, फेसबुक पे आ गई, वो वैसे के वैसे उठाए बिना उसको सोचे और उसको आगे क्या कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये तो एनालाइज करने का तरीका नहीं हुआ ना। आप उससे पीछे जाओ, ऑकल्ट करो, आप गूगल करो कि क्या है, क्या फैक्ट क्या है इसके बारे में, तो ये उस चीज़ को एनहेंस करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, और जब इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस हमारे पास होंगी, जब इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस को हमने सिंथेसाइज किया होगा तो उससे होगा क्या, जो हमारा राइटिंग प्रोसेस है वो ऑर्गेनाइज बन जाता है। ऑर्गेनाइज कैसे होगा, जब सारे इन्फॉर्मेशंस हमारे पास एक एनालाइजिंग वे में, एक प्रॉपर वे में है ना, ऑर्गेनाइज्ड वे में है, तो सिंथेसाइजिंग वे में हमने की हुई है, तो उससे बेसिक सी बात है ना कि वो राइटिंग प्रोसेस हमारा ऑर्गेनाइज हो जाएगा, इम्प्रूव होगा, बेहतर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर मान लो बताऊँ कि जो असाइनमेंट्स आप बनाते हो ना, तो कुछ बच्चे तो क्या करते हैं कि वो एक दूसरे का कॉपी कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये बोल दूँ कि आपको असाइनमेंट बनाने हैं और जो ज़्यादा बेहतर असाइनमेंट बना के लाएगा उसको मैं 100 में से 100 दूंगी। ठीक है, वैसे तो 30 मार्क्स काउंट होते हैं, बट फॉर एग्जाम्पल तो आप क्या करोगे, आप गूगल से भी डाउनलोड करोगे, आप AI की मदद लोगे, आप चैट GPT की भी हेल्प लोगे, है ना। आप जगह जगह से सारी इन्फॉर्मेशन उठा के वो असाइनमेंट इतना अच्छा बना के दे दोगे कि वो असाइनमेंट की बजाय क्या लगेगा, वो थीसिस बन जाएगी। थीसिस क्या होती है, कलेक्टिव वे ऑफ इन्फॉर्मेशन से तो होता है ना, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर जब आप डिफरेंट सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन लेके जब आप एक पूरे बुक बना देते हो तो उसको थीसिस बोलते हैं, यही तो होता है ना। तो उसी को बोलते हैं कि ऑर्गेनाइज वे में अपनी राइटिंग प्रोसेस को कर देना, बोले तो राइटिंग प्रोसेस वो आपकी ऑर्गेनाइज हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। तो इसका तो सीधा सीधा आप ये बताएंगे कि एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे हेल्प टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड क्लैरिटी ऑफ रिटन वर्क। कि जो हम लिखते हैं, जो भी हमारा राइटिंग का वर्क होता है उसमें क्लैरिटी हो, ठीक है, और क्वालिटी हो। तो इन चीज़ों को जब इम्प्रूव करते हैं तो एडिटिंग के बाद ही तो करेंगे ना। अब मान लो कुछ भी लिख दिया आपने, कोई भी आप किसी को अपने फ्रेंड को मैसेज करते हो, है ना, मैसेज करते करते आप जब कुछ लिखते हो तो कई बार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, कभी कुछ और हम लिख देते हैं, है ना, T9 डिक्शनरी से भी कभी कई बार गड़बड़ लिख देते हैं, तो उसको एडिट करते हो ना, एडिट करके भेजते हो। कई बार जब तुम लोग मुझे कमेंट करते हो तो कमेंट में कई बार बच्चों का आता है तो वो साइड में लिखा हुआ था एडिटेड, है ना। तो यही होता है, जहाँ पर हम अपने एरर को ठीक करते हैं ना उसी को तो एडिटिंग बोलते हैं ना, ताकि हमारा जो रिटन वर्क है वो और भी बेहतर हो, और भी इम्प्रूव हो, और उसकी क्वालिटी और क्लैरिटी भी बूस्ट हो, आगे मतलब अच्छी हो। तभी तो वो एक मतलब क्लियर वे में समझ पाओगे ना आप लोग भी, कोई भी जो भी रिटन वर्क होगा उसको। फिर एडिटिंग का वैसे अगर मान लो आप पॉइंट वाइज लिखना भी चाहो तो एडिटिंग को आप बोल सकते हो कि इट हेल्प्स टू मेक द टेक्स्ट मोर रीडेबल ही तो बनाता है ना जब एडिटिंग करेंगे। कोई भी लिखी हुई चीज़ जिसमें कुछ एरर्स हो गए हैं, एरर तो किसी से भी हो सकता है ना, वी आर ह्यूमन, गलती तो किसी से भी हो सकती है, तो उस एरर को एडिट करना मतलब करेक्ट करना, ताकि जो टेक्स्ट है वो मोर रीडेबल हो बाय इम्प्रूविंग द स्टाइल एंड क्लैरिटी एंड सिटेशंस। और इट also involves checking the organization, paragraph structure and content। ठीक है, फिर है, ये तो हो गया एडिटिंग का। अब प्रूफ रीडिंग क्या होती है? प्रूफ रीडिंग क्या होता है कि प्रूफ रीडिंग जो है वो दैट ऑल्सो हेल्प्स टू एलिमिनेट एरर्स इन ग्रामर। अब ये तो हो एडिटिंग तो था रीडिंग वे में, कि जो हमने रिटन वर्क किया है ना उसमें जो है एडिटिंग करना, या फिर उसको करेक्शंस को हटा के उसको रीडेबल बनाना, और जो उसकी भी जो उसकी क्लैरिटी को इम्प्रूव करना, और उस चीज़ को मोर ऑर्गेनाइज वे में
उसको टू मेक ए मोर स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है। प्रूफ रीडिंग क्या होती है? प्रूफ रीडिंग में आप बोल सकते हो ग्रामर। क्या ग्रामर? एलिमिनेट एरर्स, कि जो एरर्स को हटाता है, सॉरी, एरर्स फ्रॉम ग्रामर। स्पेलिंग, स्पेलिंग से तो हम लोग करते हैं जब हम मैसेज करते हैं या मेल करते हैं, कभी कभी स्पेलिंग गलत हो जाती है हमारे, हम कुछ और ही लिख देते हैं, ए का ई बन जाता है, कुछ भी, है ना। पंचुएशन हो गया जैसे, ठीक है, पंचुएशन हो गया, स्पेलिंग्स एंड फॉर्मेटिंग। ठीक है। इट्स द फाइनल स्टेज, ये जो है प्रूफ रीडिंग जो होती है ना, ये एक फाइनल स्टेज होती है ऑफ द एडिटिंग प्रोसेस एंड फोकस्ड ऑन सरफेस एरर। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से जो राइटिंग स्किल होती है हमारी, राइटिंग स्किल जो है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सिंथेसाइज करने का, वैसे ही जो ये एडिट और प्रूफ प्रूफ रीड, ये इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं राइटिंग वर्क का। ठीक है। जो भी हम राइटिंग वर्क करते हैं उसमें एरर्स को करेक्ट करने को ही एडिटिंग बोलते हैं। और प्रूफ रीडिंग क्या होती है कि मान लो मैंने कुछ भी लिखा, ठीक है, उसको पब्लिश करने से पहले मैं उसके एरर्स को देखूंगी, है ना, कि उसमें कुछ और गलतियां तो नहीं हुई है। जब मैं ये सारी चीज़ें एडिट कर लूँगी ना ऑलरेडी अपनी थीसिस में से या अपने नोट्स में से, तो उसके बाद उसको ये सब करने के बाद उसे बोलते हैं प्रूफ रीड करना, कि दोबारा से चेकिंग कर लिए और उसमें कोई भी एरर नहीं है। तो ऐसे आप बता सकते हो कि एडिट और प्रूफ रीड जो है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है राइटिंग में। ठीक है। अभी हम सी वाला पार्ट कर रहे हैं, ये वाला। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट स्ट्रेटजीज कैन हेल्प यू टू मेक अ पीस ऑफ आर्ग्यूमेंटिव राइटिंग मोस्ट इफेक्टिव, कि वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं जिनकी हेल्प से आप किसी भी आर्ग्यूमेंटिव राइटिंग को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। आर्ग्यूमेंटिव राइटिंग क्या होती है कि वो मतलब इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि आर्ग्यूमेंटिव राइटिंग एम्स टू परsuade रीडर्स to accept or consider a particular point of view by presenting logical arguments with strong evidence। इसी को ही बोलते हैं ना ये आर्ग्यूमेंटिव राइटिंग। तो इसको किस तरह से कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट तो आ जाएगा सिलेक्ट अ डिबेटेबल टॉपिक। मतलब अगर मान लीजिए आप किसी पॉइंट पर, किसी टॉपिक पर डिबेट करने वाले हैं, ठीक है, या डिबेट हो रही है कहीं पर भी, कॉलेज में हो रही है, किसी फंक्शन में हो रही है, यूथ फेस्टिवल में हो रही है, या कहीं पर भी हो रही है, जैसे न्यूज़ रूम में होती है। तो जब किसी भी टॉपिक पर डिबेट हो रही होती है ना, तो उस टॉपिक जो डिबेटेबल टॉपिक होगा, तो उस टॉपिक की खास बात क्या होती है, उसकी ये बात होती है जब उस टॉपिक पर डिबेट करते हैं ना, तो उसके फेवर में भी बोला जाएगा और उसके अगेंस्ट भी बोला जाएगा। ठीक है। तो टॉपिक ऐसा ही होना चाहिए जिसके आप फेवर में भी बोल सको और उसके अगेंस्ट में भी बोल सको। फॉर एग्जाम्पल जो पोल्यूशन है, दिल्ली का पोल्यूशन है ना, तो पोल्यूशन के बारे में आप बोलेंगे, तो पोल्यूशन के फेवर में तो क्या ही बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है। नहीं, हम ये पोल्यूशन का नहीं लेंगे यहाँ पर। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई टॉपिक लेती हूँ कि गर्ल एजुकेशन। अब तुम बोलोगे कि बार बार गर्ल्स का ही क्यों एग्जांपल ले रही हूँ मैं, थोड़ा इजीली समझ में आ जाता है ना। गर्ल एजुकेशन के बारे में मान लो कोई डिबेट हो रही है इस टॉपिक पर, तो इसके फेवर में भी बोलेंगे लोग और इसके अगेंस्ट में भी बोलेंगे। फेवर में क्यों बोलेंगे कि चलो भाई गर्ल्स को एजुकेट करना चाहिए, वो आगे बढ़ेंगी, अपने पैरों पे खड़े होंगी, है ना, डिपेंडेबल बनेंगी, इंडिपेंडेंट बनेगी। तो एक तो फेवर में हो गया ये। अगेंस्ट वाले भी बोलेंगे कि लड़कियों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो बाहर जाएंगी, ये वो जो भी आजकल देखा जाता है, तो अगेंस्ट में बोलने वाले भी लोग होते हैं। ठीक है। फिर जैसे कुछ टॉपिक हो जाते हैं कि भाई, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक और ले लें कि बीइंग अ गुड ह्यूमन, है ना, ये एक टॉपिक है मान लो, तो इसके फेवर में भी बोलेंगे, लेकिन अगेंस्ट में तो नहीं बोलेंगे ना। ऐसे कौन बोल देगा कि नहीं अच्छा इंसान नहीं होना चाहिए, फेवर में बोलेंगे ना आप लोग। कहने का मतलब ये है कि डिबेट वाले टॉपिक होते हैं, डिबेटेबल होते हैं, लेकिन हर टॉपिक के अगेंस्ट में भी नहीं बोला जाता। ठीक है। तो इसलिए आपको अपने आर्गुमेंटिव जो राइटिंग है ना, उसको इस तरह से इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि जो भी आपके पास सामने पॉइंट आए ना डिबेट करने के लिए, तो आप उसके फेवर में तो बोलोगे ही, अगेंस्ट भी बोल सको। और अगेंस्ट बोलने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि फेवर में तो हर कोई बोल लेता है, लेकिन क्रिटिकली जो सोचेगा ना टॉपिक के बारे में, वही डिबेट कर पाएगा, वही अगेंस्ट में भी बोल पाएगा।
लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि सभी क्रिटिकली सोच कर ही अगेंस्ट में बोलते थे, कुछ बेवकूफ़ भी होते हैं जो ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं। बट कहने का मतलब ये है कि जो डिबेटेबल टॉपिक होते हैं उसको सिलेक्ट करो, ठीक है। और दूसरी स्ट्रेटजी जो होगी उसमें होगा, या फिर फॉर एग्जांपल आप स्मार्टफ़ोन के बारे में डिबेट कर सकते हैं कि स्मार्टफ़ोन के फेवर में भी बोलेंगे आप और आप अगेंस्ट में भी बोलेंगे, है ना। तो इस तरह से ये आपका पॉइंट क्लियर हो जाता है यहाँ पर। तो मैं थोड़ा सा और बता दूं कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आपकी आर्ग्यूमेंटिव राइटिंग है ना, उसको मोर इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आपका जो टॉपिक होगा वो मोर डिबेटेबल होना चाहिए। सिंपल सा ये है इसका मतलब, ठीक है। सेकंड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी आप टॉपिक पर जो डिबेट कर रहे हैं ना, जिस भी टॉपिक पर आपकी डिबेट होने वाली है या आप डिबेट करने वाले हैं, आर्ग्यूमेंटिव डिबेट जो करने वाले हैं, उसमें जो आपकी ऑडियंस है ना, जो आपको सुनने वाले लोग बैठे हुए हैं, उनको समझना है। समझने का मतलब क्या हुआ कि जो जिस टॉपिक पर भी आप डिबेट करने वाले हो सकता है उसमें से ऑडियंस में से 80 to 90% लोग जो हैं वो उसके फेवर में बात करें, और आप तो फिर अगेंस्ट में रह गए ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी ऑडियंस है, जो आपको सुनने वाले लोग आ रहे हैं, उनके नेचर को भी, आप उनके टेस्ट को भी जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो वीडियोज़ हम लोग बनाते हैं, तो हो सकता है मेरी वीडियोज़ कुछ लोगों को अच्छी लगती होगी, कुछ लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती होगी, है ना। तो मुझे ये दोनों तरह की ऑडियंस को देखकर ही उनको अंडरस्टैंड करके ही वीडियो बनानी पड़ेंगी, ताकि दोनों तरह की ऑडियंस जो है वो इस वीडियो को देख सके और उसको लाइक कर सके, है ना। यही मतलब हुआ ना इस चीज़ का। चलो, टू बिकम अ क्रिटिकल रीडर, हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे आप कि स्ट्रेटजीज़ हम जो यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सेकंड पॉइंट हमारा टू बिकम ए क्रिटिकल रीडर। तो क्रिटिकल रीडर होता क्या है, पहले तो ना इस पर स्टार लगा लेना आप लोग, ये हमेशा आता है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, क्रिटिकल रीडर वो होता है जो बीइंग ए क्रिटिकल रीडर इन्वॉल्व्स एक्टिवली engaging with a text, analyzing its content, questioning the argument presented and evaluating the sources, logics and reasoning behind it। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ है कि क्रिटिकल रीडर वो होते हैं जो किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी बुक को या कुछ भी जो उसके सामने जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसको एनालाइज करता है, ठीक है, क्वेश्चन करता है उसके लिए, और उसको ठीक से इवैल्यूएट करने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचता है। फॉर एग्जांपल जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों को कुछ बुक दी जाती है कि भाई तुम्हें ये बुक दी गई है और इसी में से तुम्हारा एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे करेंगे कि हाँ वो सीधा सीधा इस बुक को पढ़ लेंगे और एग्ज़ाम दे के आ जाएंगे। लेकिन जो क्रिटिकल रीडर होगा वो क्या करेगा, जैसे तुम लोग सुन रहे हो, तो तुम लोग क्या करोगे कि पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर उठाओगे या 5 साल के उठाओगे, है ना, उनको एनालाइज करोगे, एनालाइज करके किसी नतीजे पर पहुंचोगे कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन सी यूनिट रिपीट हो रही है ना। तो इसी को बोलते हैं क्रिटिकल रीडर, ठीक है। चीज़ों को क्रिटिकली देखना, ऐसा नहीं है कि बस जो सामने आया वो इन्फॉर्मेशन ली, ग्रैस्प की और शेयर कर दिया आगे, ऐसे नहीं होता। जैसे मैंने तुम्हें जो फेक इन्फॉर्मेशंस का जो एग्जांपल दिया था कि जैसे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कुछ फेक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती रहती है ना, तो लोग क्या करते हैं कि उसको उसी रूप में एक्सेप्ट किया और शेयर कर देते हैं फटाफट, बिना उसको सोचे समझे या उसका ये जाने कि ये कहाँ से आई है इन्फॉर्मेशन, ये सच ट्रू है या फॉल्स है, क्या है, कुछ भी जाने बिना। तो जब ये जो सारी प्रोसेस होती है ना, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं क्रिटिकल रीडर, ठीक है। समझ में आ गया होगा, इसको डबल स्टार दे देना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता रहता है। इसमें फॉर एग्जांपल आप ये भी ले सकते हो कि जैसे मान लो आप कोई बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई बुक पढ़ रहे हो, पढ़े ही जा रहे हो, तो जब अपने आप से सोचोगे ना कि मैं ये बुक क्यों पढ़ रहे हो, हम ये बुक क्यों पढ़ रहे हैं, या कई बार जैसे फ्री टाइम में बैठे रहते हो, हाथ में मोबाइल है, देखे जा रहे हो, रील्स देखे जा रहे हो, है ना, पता ही नहीं चलता 1 घंटा निकल गया, 2 घंटा निकल गया। तो उस टाइम जब तुम सोचोगे ना कि जब अगर तुम क्रिटिकली सोचोगे उस पर्टिकुलर टाइम में, तब तुम ये सोच पाओगे कि मैं फ़ोन देख ही क्यों रहा हूँ, या मैं क्यों रील पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे इससे क्या मिलने वाला है, क्या चीज़ मैं गेन कर रहा हूँ, क्या नई चीज़ मैं अपने ब्रेन को दे रहा हूँ इस रील को देखने के ज़रिए, या कुछ भी ऐसे ही कुछ भी देख लिया फ़ोन में, हम लगे ही पड़े हैं, जैसे कुछ भी टाइम अगर फ्री बैठे हैं तो फ़ोन देखे ही जा रहे हैं, या फिर
किसी को ऐसे ही हमने कोल मिला ली, तो उस चीज़ से हमें मिल क्या रहा है, हम अपने ब्रेन को क्या क्या फूड दे रहे हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, इस तरह से सोचने के प्रोसेस को ही बोलते हैं क्रिटिकली सोचना। और जब इस तरह की जो जब रीडिंग्स पढ़ने के लिए आती हैं, जब हमें कुछ पढ़ने के लिए दिया जाता है या कुछ बुक हम पढ़ रहे होते हैं, जब उसको क्रिटिकली रीड करते हैं ना, तब हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि वाई वी आर रीडिंग दिस टाइप ऑफ बुक्स, मैं क्यों पढ़ूँ, मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है। या तो ये जो प्रोसेस होता है ना, ये जो छोटा सा प्रोसेस है, इसी से क्रिटिकल थिंकिंग आती है, क्रिटिकल रीडर बनते हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द 3 मेजर टाइप्स ऑफ स्टडी स्किल्स, कि स्टडी की स्किल्स को बढ़ाने के लिए 3 मेजर टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। एक्सप्लेन हाउ दे कैन हेल्प अस टू बिकम बेटर लर्नर। देखो, इसमें तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि द टेक्निक्स, द 3 मेजर टेक्निक्स ऑफ स्टडी स्किल्स एक्सप्लेन हाउ दे कैन हेल्प अस टू बिकम बेटर लर्नर। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो आपने यही बताना है कि स्किल्स होती क्या है, लर्निंग स्किल्स कौन कौन सी होती है, राइटिंग स्किल, लर्निंग स्किल, ये हो गया। दूसरा आपने ये बताना है कि 3 तरह की पूछी ना, तो पहले में आप लिखेंगे टेक्निक्स यूज फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्टडी टाइम। स्टडी टाइम जब ऑर्गेनाइज होगा तभी तो आप पढ़ पाएंगे ना। फिर सेकंड है मेथड्स यूज्ड फॉर रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशंस। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर मेथड्स। सेकंड है आपका मेथड्स यूज्ड फॉर रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशंस, कि वो कौन कौन से मेथड्स होते हैं, किन किन मेथड्स के थ्रू आपने जो इन्फॉर्मेशंस गैदर करी हैं उनको समझना, कि कैसे कैसे आप, मान लो आप जो पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी पेपर की, तो उसके लिए जो मेथड्स यूज़ करें आपने, कौन कौन से मेथड यूज़ किए, वीडियो देखी हैं आपने, बुक्स पढ़ी हैं आपने, गूगल से भी सर्च किया है ना। तो वो जो आपने पढ़ा है वो आपकी रीडिंग के लिए अंडरस्टैंड करना है उस इन्फॉर्मेशंस को, मतलब जो इन्फॉर्मेशंस आपने गैदर की है ना डिफरेंट सोर्सेज से, उसको अंडरस्टैंड करना है। तो वो आ गए मेथड्स, वो मेथड आपने यहाँ पर लिखने। थर्ड पॉइंट आ जाता है आपका हेल्प विद टेस्ट प्रिपरेशन। हेल्प विद टेस्ट प्रिपरेशन। ठीक है। टेस्ट प्रिपरेशन में क्या होगा कि हैविंग क्वाइट प्लेस टू स्टडी, रीड, राइट, रिसाइट, है ना, टेकिंग नोट्स बाय हैंड। सिंस वी लिव इन अ टेक्नोलॉजिकल एज ना, तो सम पीपल माइट बी सरप्राइज टू नो दैट इट हेल्प्स मी टू हैंड रिटन माई नोट्स। और तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पर, ये जो स्ट्रेटजीज़ हैं ये यूज़ करनी है, इनको आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। ठीक है। फिर हम आ गए अभी अपने थर्ड क्वेश्चन में आ गए, राइट अ वेल स्ट्रक्चर्ड कंपोजिशन। ठीक है, विद अ क्लियर बिगिनिंग, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो एक वेल स्ट्रक्चर्ड कंपोजिशन बनाना है जिसका मतलब क्लियरली उसकी बिगिनिंग करनी है, स्टार्टिंग बतानी है, उसका बॉडी बताना, बॉडी मतलब जो बीच का जो पार्ट है वो वाला, और कंक्लूजन और बिगिनिंग के जो बीच का पार्ट होता है ना उसे बॉडी कहते हैं किसी भी कंपोजिशन का। ऑन द फॉलोइंग टॉपिक, इस टॉपिक पर, ये टॉपिक दिया हुआ है, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग स्कूल चिल्ड्रन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। ठीक है, इस पर एक कंपोजिशन बनाना है आपने। सबसे पहले तो आप ये आपको ये पता होना चाहिए कि जो कंपोजिशन होती है वो क्या होता है। देखो, कंपोजिशन ना एक ऐसा पैराग्राफ होता है जिसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है इंट्रो, उसका इंट्रोडक्शन, जिस भी टॉपिक पर आप लिखने वाले हैं, बोलने वाले हैं। एक होता है उसका मेन बॉडी मतलब मेन आइडिया, कि उसकी थीम क्या है, किस आइडिया पर वो जो पैराग्राफ है वो लिखा जा रहा है। फिर आता है उसका कंक्लूजन। ठीक है, जो भी आप पैराग्राफ लिख रहे हैं उसका 3 पार्ट में डिवाइड होता है, इंट्रो, मेन बॉडी या उसका आइडिया, और कंक्लूजन। ठीक है, क्योंकि कंपोजिशन का मतलब ही ये होता है कि 2-3 चीज़ों को कंपोज करना, मिलाना, उसी को तो कंपोजिशन बोलते हैं ना। तो अगर किसी भी टॉपिक में आप ये सब लिख पा रहे हैं, ठीक है, तो वो होता है कंपोजिशन। अगर ये सब लिख पा रहे हैं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। ठीक है, हमेशा आता है, हर बार रिपीट होता रहता है। तो ये क्वेश्चन करने वाले हैं हम। ये आई होप कि आपको कंपोजिशन का मतलब तो पता ही चल गया होगा कि 2 चीज़ों को मिलाना, मिक्स करना। ठीक है, चलो इसको थोड़ा आगे कर लेते। तो इसको अगर हम क्रिएटिंग अवेयरनेस, जो ये टॉपिक है अमंग चिल्ड्रन अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इसके बारे में मान लो आपने कोई कंपोजिशन लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, आप ये बताएंगे ना। पहले तो आपको पता होना चाहिए जैसे कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ है। फॉर एग्जांपल जब आप लोग छोटे थे तो
चलो उसको भी छोड़ते हैं। अभी जैसे फ़िलहाल जो स्कूल्स हैं, स्कूल में क्या होता है कि बच्चों की जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ फंक्शंस भी होते रहते हैं, कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें हमेशा, मतलब स्कूल में आजकल एक नया पैटर्न चल पड़ा है प्राइवेट स्कूल्स में भी, कि कुछ ना को करिकुलर एक्टिविटीज़ चलती ही रहती है। स्पोर्ट्स का हो गया जैसे, है ना, स्पोर्ट्स हो गया, और कुछ फेस्टिवल्स हो गए। तो उसमें क्या है ना कि अब कहने का मतलब ये है कि को करिकुलर एक्टिविटी इम्पोर्टेंट इसलिए होती है ताकि बच्चों को ये समझाया जा सके कि देखो खाली पढ़ना ही ज़रूरी नहीं होता है, और को करिकुलर एक्टिविटी से जो होता क्या है, जो जो इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इन चीज़ों को करने का जो स्कूल का मकसद होता है वो ये होता है कि जो बच्चों का ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो सके। ठीक है ना, डेवलपमेंट कैसे होगा? अगर मान लो बच्चे सिर्फ बुक्स ही पढ़ते रहेंगे तो उनका जो फोकस है ना, जो जो ब्रेन की एक जो स्ट्रेटेजी है वो सिर्फ एक ही चीज़ में लगी रह जाएगी। लेकिन जब आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, जब आप अपने दोस्तों के साथ गेम खेलते हो, है ना, कुछ आप पार्क में खेलते हो, या कुछ फंक्शन अटेंड करते हो, या फंक्शंस में पार्टिसिपेट करते हो, डिबेट में करते हो, या कोई छोटे छोटे सॉन्ग जैसे होते हैं बच्चों के, तो उसमें क्या होता है ना, एक तो हेल्प करने की जो इम्प्रूवमेंट होता है, एक दूसरे की को सपोर्ट करने की फीलिंग आती है ना, सेंस ऑफ जो टू हेल्प ईच अदर हो गया, और आप नई नई चीज़ें सीखते हैं। ठीक है ना, आप दूसरे बच्चों के साथ जब खेलते हो, जब किसी गेम में पार्टिसिपेट करते हो, तो आप उन बच्चों से भी कुछ सीखते हो। तो इससे होता क्या है कि बच्चों का ना ऑल अराउंड डेवलपमेंट होता है, बहुमुखी विकास होता है जिसको बोलते हैं। तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट होती हैं ताकि सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि चलो पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट होती है लेकिन और भी चीज़ें होती हैं। जब जब स्पोर्ट्स होते हैं तो आप बच्चों का फिज़िकल ग्रोथ होती है, जब गेम खेलोगे तो फिज़िकली फिट बनेंगे, है ना। गेम्स होंगे या फिर कुछ फंक्शंस होंगे तो उनको अपने कल्चर के बारे में पता चलेगा, ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई। और साथ साथ ये होता है कि ना फिर इन्हीं चीज़ों के साथ साथ बच्चे एक दूसरे की हेल्प करना सीखते हैं, सोशल बनते हैं वो। तो ये चीज़ें आपने इसमें अपनी जो ये एक्टिविटी लिखेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस में आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में तो आप यही लिखेंगे कि जो चेंजिंग वर्ल्ड है आज का, जो एजुकेशन जो है वो खाली टेक्स्ट बुक तक ही सीमित नहीं है। टू एंश्योर होलिस्टिक डेवलपमेंट द क्रुशियल फॉर स्कूल्स फॉर एंगेजिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से बच्चों का ना सिर्फ बौद्धिक विकास होता है बल्कि उनका सोशल और ऑल राउंड डेवलपमेंट, बहुमुखी विकास हो गया। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट होती है, फिजिकली फिट होते हैं वो। तो इस तरह से आप इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट आता है, ये इंट्रो हो गया। बॉडी में क्या लिखेंगे आप? तो जब बॉडी लिखेंगे आप अपने कॉम्प्रिहेंशन की, इसकी हाँ कंपोजिशन की, तो उसमें आपने इंट्रो दे दिया। इंट्रो के बाद जब आप बॉडी में लिखेंगे तो आप ये लिख सकते हैं कि इन टुडेज वर्ल्ड द एजुकेशन इज़ not only the main thing, it is main thing, but with the education these things are also important। जैसे स्पोर्ट्स हो गया, बच्चों को स्पोर्ट्स में डालना, म्यूज़िक में, डांस में, ड्रामा, डिबेट कराने में, है ना, आर्ट में। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, देखो ये सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ तो होती ही हैं। ठीक है, और एजुकेशन क्या होता है, जो बुक्स नॉलेज होती है ना, उससे क्या होता है ना कि सिर्फ एक दिमागी विकास होता है बच्चे का, लेकिन हमें उसको सोशल भी तो बनाना है ना, एक सोशल सिटीजन भी तो बनाना है ना, सिटीजन, एक गुड सिटीजन। तो वो चीज़ें कैसे आएंगी? वो आएंगी स्पोर्ट्स खेलने से, म्यूज़िक से, डांस, ये सारी चीज़ें। इसका मतलब ये नहीं कि आप स्पोर्ट्स खेल लिए तो आप बहुत अच्छे सिटीजन बन गए, नहीं। इन चीज़ों को सिखाने का मतलब होता है कि आपके अंदर एक दूसरे को सहयोग करने की भावना आती है, आप एक दूसरे से जुड़ते हैं, आप एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, इमोशनली कनेक्ट होते हैं लोगों से। अदरवाइज़ क्या होता है कि सिर्फ किताबों के साथ ही किताबी कीड़े बने रहोगे तो आप एकदम बोरिंग हो जाओगे, आपको सोसाइटी से कोई लेना देना ही नहीं रहेगा। लेकिन जब आप इन सारी चीज़ों को करिकुलर एक्टिविटीज़ के संपर्क में जब जाते हैं ना, तब बच्चे में होता है बहुमुखी विकास, ऑल अराउंड डेवलपमेंट। ठीक है, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, सोशल, ये सारे चेंजेस उसमें आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे कि जो को करिकुलर जो एक्टिविटीज़ की जो इम्पोर्टेंस है उसमें आप क्या लिखेंगे कि इससे क्या डेवलपमेंट होती है, बच्चों में टीम वर्क, ठीक है, टीम वर्क पैदा होती है, और लीडरशिप जो स्किल्स आती हैं उनमें। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और बाई एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस काइंड ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ दैट इम्प्रूव्स देयर ट्रू पोटेंशियल एंड प्रिपेयर देम फॉर अ सक्सेसफुल फ्यूचर।
ठीक है, खाली बुक पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। मतलब ठीक है, आप बहुत सारी नॉलेज ले लोगे, लेकिन ये सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होती हैं एक बच्चे के चहुमुखी विकास के लिए। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यस, राइट अ फॉर्मल लेटर टू द सीनियर मैनेजर ऑफ अ लीडिंग कंपनी इन योर टाउन सिटी, जहाँ भी है, अप्लाइंग फॉर द पोजिशन ऑफ एन एनालिस्ट। ठीक है, ये एक फॉर्मल लेटर लिखना है आपने। तो जब भी आप कोई फॉर्मल लेटर लिखते हैं ना, अब यहाँ पर एनालिस्ट के लिए आई, पोजीशन ऑफ एनालिस्ट, दैट मीन्स ये एक जॉब के लिए है ये लेटर। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, योर नेम। नेम तो आप लिखना ही मत, नेम को छोड़ देना। ठीक है, योर एड्रेस, एड्रेस आप जो भी लिखना चाहते हैं, स्ट्रीट या फिर कोई भी आप पिलर नंबर या जो भी आप लिखना चाहते हैं, स्टेट, सिटी, अपना जो भी पिन कोड आपका आता है, ठीक है, वो लिख दीजिएगा। ईमेल आईडी आपने डाल देनी है, फ़ोन नंबर जैसे भी आपका होता है ना फ़ोन नंबर, उसी फॉर्म में डालना है, और डेट। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर है आपका ये यहाँ पर सीनियर मैनेजर, उनका नाम आ जाएगा। ठीक है, कंपनी नेम जो भी है, चाहे आप जियो डाल दो, कुछ भी डाल दो, फॉर एग्जांपल एयरटेल डाल दो। ठीक है, फिर कंपनी एड्रेस, मान लो मुंबई का है तो आप मुंबई डाल देना यहाँ पर, स्टेट वगैरह वगैरह जो भी कोड आता है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आता है जो मेन चीज़ है, रेस्पेक्टेड सर या मैडम। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है आपने, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एनालिस्ट। यहाँ पे जो पोजीशन नहीं आएगी, ठीक है, यहाँ पोजीशन नहीं आएगी, यहाँ पे पोस्ट आएगी, इसलिए मैंने ऑलरेडी पोस्ट ही डाल दिया है। ठीक है, तो ये एक ना बेसिक सा स्ट्रक्चर है किसी भी फॉर्मल एप्लीकेशन को लिखने का। ये तो तुम लोग बचपन से देखते ही आ रहे हो ना, स्कूल में भी आपने इस तरह की एप्लीकेशन लिखी होंगी। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, उसमें आप लिखेंगे कि आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन अप्लाइंग फॉर द पोजिशन ऑफ एनालिस्ट एट कंपेनियन एज एडवर्टाइज ऑन योर कंपनी वेबसाइट। कि मैं जो आप अपना इंटरेस्ट बताएंगे कि आपकी कंपनी की जो वेबसाइट पर जो आपने जो ऐड दी थी उसके थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपकी यहाँ पर जो आपकी जो जॉब निकली कंपनी में, मैं उसमें काम करने के लिए इंटरेस्ट हूँ, मैं वहाँ पर अप्लाई करना चाह रहा हूँ विद अ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड। कि फिर आपने अपना बैकग्राउंड, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता देनी है। ठीक है, और जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इन एनालाइजिंग डेटा एंड प्रोवाइडिंग एक्शनेबल इनसाइट, आई बिलीव आई एम वेल इक्विप्ड टू कंट्रीब्यूट। और इसमें बता देना कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता देना, अपनी क्वालिफिकेशन बता देनी है, जो भी आप यहाँ पर एनालिस्ट के लिए जो ज़रूरी होती हैं वो सारी लिख देनी है। और उसमें ये बताना है कि आई बिलीव आई एम वेल इक्विप्ड, कि मुझे ये यकीन है कि मैं आपकी कंपनी को, आपके इंस्टीट्यूशन में को जो है एक कुछ कंट्रीब्यूट ही करूँगा। ठीक है, उसको वैल्यू कंट्रीब्यूट करूँगा। ठीक है, इतना हो गया। फिर ये आप नेक्स्ट पैराग्राफ में आप बता सकते हैं कि आई हैव कंप्लीटेड माई डिग्री फ्रॉम, आप कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना, वेयर आई स्पेशलाइज्ड इन, कि आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो किस में है, स्पेसिफिक फील्ड जो भी है या रेलेवेंट स्पेशलाइजेशन जिसके बारे में जो जॉब है उसके बारे में आप लिख सकते हैं कि उस जॉब से रिलेटेड जो स्पेशलाइजेशन आपने लिया है वो यहाँ पर लिख सकते हैं आप। ठीक है, ड्यूरिंग माई एकेडमिक कैरियर, Yes, during my academic career, I earned my analytical skills through courses। कि जो मेरा एकेडमिक कैरियर है उस दौरान मैंने अपनी एनालिटिकल स्किल्स में जो है इस कोर्स में मैंने अपना जो कैरियर बनाया है, वर्क इन डेटा एनालिसिस, स्टैटिक्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा। एनक्लोज्ड माई रिज्यूम विच प्रोवाइड्स, ये टाइपिंग ना कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। एनक्लोज्ड माई रिज्यूम विच प्रोवाइड्स फॉर द डिटेल्स। ठीक है, जो मैं अपना रिज्यूम लगा रहा हूँ उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग माई क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, ये हो गया। आई वुड बी ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस, ये जो भी आप बता रहे हो कि भाई मैं अपनी आई विल बी ग्रेटफुल, कि मैं ग्रेटफुल होऊंगा अपनी सारी ये चीज़ें बताने के लिए। एंड हैव माई बैकग्राउंड एंड अलायंस विद द नीड्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आई एम अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू एट योर कन्वीनियंस एंड कैन बी रीच्ड, कि ये आगे आपने लिखना है कि मैं अवेलेबल हूँ उस इंटरव्यू के लिए। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जब भी इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे तो वहाँ पे आपने फ़ोन नंबर दे देना है कि या तो आप फ़ोन करके बुला सकते हैं या फिर ईमेल करके आपको इंटरव्यू के लिए इन्वाइट किया जा सकता है। ठीक है, इतना हो गया। फिर लास्ट में लिखेंगे आप थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन, कि मेरी एप्लीकेशन कंसिडर करने के लिए थैंक यू। आई लुक फॉरवर्ड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू योर एस्टीम्ड कंपनी।
ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक सा वो एक फ्रेमवर्क हो जाता है। उसके बाद सिंसियरली और आपका नेम, ये आपकी एप्लीकेशन हो जाती है। तो इस तरह से आपने लिखना है, ठीक है। एक बिल्कुल फॉर्मल वे में लिखनी है आपने, कोई भी वर्ड ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है, ठीक है। नपे तुले शब्दों में लिखना है और ठीक है, इतना हो गया। तो ये ना यहाँ पे एक बिल्कुल ही आसान लैंग्वेज में मैंने ये लेटर लिख दिया है तुम्हारे लिए। इसको एक बार ट्राई कर लेना और कोशिश करना अपने शब्दों में लिखने के लिए। मैंने थोड़ा सा ट्राई किया है और इजी लैंग्वेज यूज़ करी है, इससे इजी तो क्या ही होगा, ठीक है। बाकी जो अपने हिसाब से अगर मान लो तुमने स्पेसिफिक फील्ड में कुछ लिखना चाह रहे हो, रेलिवेंट स्पेशलाइजेशन में, तो अपने अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा और भी अच्छा सा आप बना सकते हो। बाकी मुझे लगता नहीं कि इससे ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। ये सब याद कर लेना, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये पैसेज हमारा आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज पर है ये। क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न्स। चलो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपने करना क्या है, हमेशा की तरह पूरा पैसेज जो है वो अच्छे से पढ़ लेना है, 2 से 3 बार पढ़ लेना अगर टाइम हो तो, नहीं हो तो भी एक बार तो ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। फिर यहाँ पर ना देखो आसान आसान से क्वेश्चन दिए होते हैं। व्हाट इज़ टॉपिक सेंटेंस, इस टॉपिक का सेंटेंस क्या है भाई, क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछा गया है ना, सिंपल है। फिर दूसरा है यहाँ पर है, इन योर ओपिनियन विच इज़ द टॉपिक सेंटेंस इन द अबव पैसेज, जस्टिफाई योर आंसर। कि आपके हिसाब से इन योर ओपिनियन विच इज़ द टॉपिक सेंटेंस इन द अबव पैसेज, कि वो जो पैराग्राफ दिया है वो आपके हिसाब से उसका टॉपिक सेंटेंस क्या होना चाहिए और उस आंसर को जस्टिफाई भी करना है। गिव अ सूटेबल टाइटल टू द अबव पैसेज। लो फिर से इतना आसान हो गया कि जो टॉपिक जो आया है ना, जो पैसेज दिया हुआ है उसके लिए एक सूटेबल टाइटल बताना है आपने। आप अपने हिसाब से टाइटल दे देना जो भी आपको ठीक लगे। फिर राइट अ समरी ऑफ द अबव पैसेज इन योर ओन वर्ड्स अराउंड 75 वर्ड्स, कि जो इतना बड़ा पैसेज दिया है ना उसको 75 वर्ड्स में कर देना आपने, छोटा बना दो उसको, जैसे वीडियो को हम शॉर्ट्स बना देते हैं ना वैसे ही करना है आपने, ठीक है। तो ये आपका पूरा पेपर हो गया यहाँ पर आज। तो ये आज आपका पूरा पेपर हो गया है, ठीक है, BEGC 183 का। तो चलो कल अच्छे से तैयारी करके जाना। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आई अपील ऑल ऑफ़ यू कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर भी कर लिया करो, ठीक है। देखो सब्सक्राइब करते ना तो उससे क्या होता है ना कि एक मोटिवेशन मिलता है, वो वाला मोटिवेशन नहीं जो हर यूट्यूबर बोलता है, नहीं, उसे लगता है कि जो मुझे अच्छा लगता है बच्चों की हेल्प करना, है ना, चाहे जो जितना भी मुझे आता है उसके हिसाब से मैं बच्चों की हेल्प करना चाहती हूँ। और जब तुम लोग सब्सक्राइब करते हो तो एक मोटिवेशन मिलता है कि लगता है कि हाँ आई एम गोइंग इन अ पॉजिटिव वे, इन अ राइट वे। और अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो फिर वैसे भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। बाय बाय।